Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So in the previous session we discussed the topic superfluous expression. पिछले सेशन में हम लोग एक टॉपिक किए थे जिसका नाम है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आज हम लोग ध्यान देंगे। और पिछले सेशन में हम लोग इसको वर्ड से समझे थे, वर्ड एक एक वर्ड किए थे, ठीक है। और आज उसी वर्ड को हम लोग एक सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। वी विल यूज़ दैट वर्ड इन ए सेंटेंस, वी विल इम्प्लीमेंट दैट वेरी वर्ड विच वॉज डिस्कस्ड इन अ सेंटेंस। आज हम लोग सेंटेंस में उसी वर्ड को यूज करेंगे कि सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। हालांकि ये एक रिवीजन क्लास ही बोला जाएगा, दिस इज़ अ रिवीजन क्लास, क्योंकि पिछले सेशन में बहुत डिटेल के साथ बता दिया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसको सेंड कर दूंगा, वहाँ पे डाल दूँगा, देख लीजिएगा। आपको बहुत डिटेल के साथ बताया है, वर्ड वहाँ पे मैंने कराया था और आज मतलब कि सेंटेंस हम लोग करेंगे। सेम टॉपिक, कोई डिफरेंस, बट दिस इज़ अ पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ और एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे। सुपरफ्लुअस तो है ही, बट उसके अलावा भी कुछ अगर कहीं और टॉपिक से हमको कुछ मिल जाए, नाउन हो, प्रनाउन हो, एडजेक्टिव हो, इन्फिनिटिव हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, फ्रेजल वर्ब हो, कहीं से कुछ भी, तो वहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा गेन कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। वी जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विद इन एन आवर्स जर्नी। ध्यान से समझिएगा, विद इन, देखिए यहाँ दिया है विद इन एन आवर्स, आवर्स में देखिए एपोस्ट्रोफी लगा है। एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड पे हमको ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि सुपरफ्लुअस कर रहे हैं तो बस उसी को हम लोग फोकस करेंगे, ऐसा बात नहीं है। सुपरफ्लुअस तो मेन मेरा फोकस रहेगा, बट उसके अलावा भी एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट पे हमारा डिस्कस होगा। तो चलिए, विद इन एन आवर्स जर्नी, जर्नी में सफ़र होता है, कहीं हम जाते हैं सफ़र में तो उसको जर्नी बोलते हैं, ठीक है। वी विल अप्रोच नियर पटना, मीन्स देखिए एन आवर, एक घंटे का सफ़र है। एक घंटे के सफ़र के अंदर हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? वी विल अप्रोच नियर पटना, हम लोग पटना पहुँच जाएंगे। इसका हिंदी यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए जब भी सेंटेंस में अगर ऐसा आ जाए अप्रोच नियर, तो देखिए अप्रोच के साथ नियर का यूज नहीं करते हैं, इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ये सुपरफ्लुअस हो गया, मतलब बेकार हो गया। सुपरफ्लुअस का मैंने मतलब बताया था, हिंदी हो या साइन हो, उसका रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट मीन्स बेकार, यूजलेस होता है, अनइम्पॉर्टेंट, अनावश्यक, एक्सेसिव, अधिकता, मीन्स इस सेंटेंस में इस वर्ड की जरूरत नहीं, लेकिन ये अधिक हो गया, मीन्स बेकार आ गया। ये नहीं होता तभी ये अच्छा लगता सेंटेंस, तभी जाके करेक्ट होता है। हाँ, बोलने में कोई कोई सेंटेंस अच्छा लगता है, जबकि वो रियल में सेंटेंस करेक्ट नहीं होता है, वो इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाता है। तो वही बात यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नियर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पार्ट सी में एरर हो जाएगा, पार्ट सी में एरर हो जाएगा कि अप्रोच पटना, हम लोग पटना पहुँच जाएंगे, सीधी सी बात है, तो नियर की क्या ज़रूरत है, बट वी विल रीच पटना या अप्रोच पटना, बस यही हो जाएगा। और देखिए उसके अलावा विद इन, एक होता है टर्म विद इन, एक होता है आई एन इन, ये दोनों प्रीपोजिशन है। कोई बोलता है कि इन 2 आवर्स, 2 घंटे में मैं लौट जाऊंगा, मीन्स इन बोल दिया कोई इंसान तो समझ जाइए कि इन का मतलब 2 से अधिक भी हो सकता है, 2.25 घंटे हो सकते हैं, 2.5 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। इन का मतलब ये होता है प्रीपोजिशन में। और विद इन यहाँ देखिए दिया है विद इन का मतलब होता है कि 2 घंटे से अंदर, किसी लिमिटेड पीरियड जो टाइम दिया गया है उससे कम समय में। कोई बोलता है कि मुझे 500 रुपये उधारी दो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर लौटा दूंगा। विद इन अगर बोल दिया विद इन, आई विल रिटर्न योर 500 रुपीज़ विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर, तो वो हो गया विद इन हो गया, मीन्स 1 सप्ताह पार नहीं होगा, उसके उस टाइम लिमिट से पहले मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो उसको विद इन बोलते हैं। और इन वीक बोल दिया, इसका मतलब 1 सप्ताह से वो 8 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 2 सप्ताह भी, 3 सप्ताह भी हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस हो गया विद इन और इन में, ठीक है। और आवर में एपोस्ट्रोफी लगा, 1 घंटे का जर्नी, तो आवर्स जर्नी होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अप्रोच के साथ नियर नहीं होता है, ये सुपरफ्लुअस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है।
ध्यान से समझिएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, देखिए ऑल द मेंबर्स, ऑल लगा है मीन्स सब, ठीक है, तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल हो गया, तो देखिए एस लगा हुआ है, ऑल द मेंबर्स होगा ऑफ द बोर्ड, किसी बोर्ड के जो सभी सदस्य हैं, ठीक है, बोर्ड के सभी सदस्य को आर काइंडली रिक्वेस्टेड, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है, बोर्ड के मेंबर को रिक्वेस्ट किया जाता है, क्या रिक्वेस्ट किया जाता है, टू अपीयर, शामिल होने के लिए, इन द नेक्स्ट मीटिंग। बताइए कहाँ एरर है इसमें भी। देखिए लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं काइंडली रिक्वेस्टेड है आपसे, जबकि ये गलत बोलते हैं, और गलत लोग यूज़ करते हैं, गलत लोग सुनते हैं। जब काइंडली का मतलब भी रिक्वेस्टेड होता है और रिक्वेस्ट ऑलरेडी रिक्वेस्टेड होता है, तो दो रिक्वेस्ट एक सेंटेंस में हम क्यों यूज करेंगे, एक रिक्वेस्ट से ही काम चला लेंगे, फिर काइंडली का यूज क्यों किए हम, गलत हो जाएगा, ये सुपरफ्लुअस हो गया। तो यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग काइंडली का यूज नहीं करेंगे, तो पार्ट सी में एरर हो जाएगा। डायरेक्ट बोलिए कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है उसमें शामिल होने को बोला जाता है, किसको, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, बोर्ड के सदस्य को, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, काइंडली नहीं होगा। अब यहाँ पर काइंडली और रिक्वेस्टेड, कोई ये भी पूछ सकता है कि रिक्वेस्टेड तो हट जाना चाहिए, काइंडली भी तो हो सकता है, जब दोनों का मतलब एक ही, दोनों, तो ये बात गलत हो जाएगा। यहाँ काइंडली और रिक्वेस्टेड का मीनिंग तो सेम होता है, बट काइंडली टू अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब चाहिए, रिक्वेस्टेड टू अपीयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, मतलब आपको वहाँ जाने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, तो रिक्वेस्ट यू आर काइंडली टू गो देयर नहीं होता है, काइंडली टू नहीं, क्योंकि काइंडली एक एडवर्ब हो जाएगा, यहाँ हमको वर्ब की जरूरत है, तो यहाँ वर्ब होगा, मीनिंग सेम है दोनों का, बट यूज दोनों का अलग जगह। यहाँ हमको वर्ब चाहिए तो वर्ब ही यूज करेंगे, तो वर्ब है नहीं, इसको हटा देंगे, तो ये हमारा काइंडली का यूज नहीं करेंगे, पार्ट सी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान सपोर्ट, पाकिस्तान का जो सपोर्ट है किसको सपोर्ट कर रहा है, टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के टेररिस्ट को, शुड बी यूनिवर्सली, शुड बी, ध्यान दीजिएगा, शुड बी यूनिवर्सली कॉन्डेम्ड, कॉन्डेम्ड मीन्स होता है क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज करना, तो पाकिस्तान का जो सपोर्ट है टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड। अब देखिए ईडी लगा है, मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये क्यों आया है, क्योंकि शुड बी, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, बहुत बार बताया है, एक बार नहीं बहुत बार बताया है कि शुड बी हो, वुड बी हो, कैन बी हो, कुड बी हो, मीन्स बी जो आ गया ये बी, तो बी प्लस V3 होता है, देखिए बी प्लस V3 का यूज हुआ है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें सुपरफ्लुअस का हम लोग को पकड़ना है। यूनिवर्सली का मतलब होता है विश्वव्यापी, मीन्स ऑल होता है, ऑल सब लोग मिल गया तो वही उसी को विश्वव्यापी, मतलब इसका जो सपोर्ट है टेररिस्ट ऑफ इंडिया के लिए, ये बहुत शिकायत की बात है, क्रिटिसिज्म की बात है, कॉन्डेम्ड की बात है, और विश्वव्यापी रूप से सभी लोग इसके निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे। तो यूनिवर्सली जब हो गया तो फिर बाई ऑल क्यों हो, बाई ऑल तो गलत हो जाएगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, पार्ट डी एरर, क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब होता है ऑल, का मतलब होता है सब, विश्वव्यापी, तो फिर ऑल क्यों हम यूज़ किए, दो बार यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं रिडंडेंट यूज ऑफ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पार्ट डी में एरर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, ध्यान दीजिएगा, सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल आ गया तो प्रॉब्लम में एस लगेगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि ऑल मीन्स एक नहीं अधिक, अधिक है तब समस्याएं भी बहुत सारे होंगे, तब प्रॉब्लम एस लग गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हैड बीन सोल्व, हैड बीन सोल्व ईडी, ठीक है। व्हाट वुड यू हैव डन, देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, इफ या सपोजिंग, हैड या हैड बीन, हैड सब्जेक्ट है तो हैड, ठीक है, अगर उसी को पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन, क्योंकि प्रॉब्लम हैड बीन सोल्व, प्रॉब्लम के सोल्व किया गया, कोई दूसरा आदमी ही सोल्व करेगा, प्रॉब्लम खुद से सोल्व नहीं होता है, तो प्रॉब्लम के सोल्व किया, इसका मतलब पैसिव वॉइस हो गया, इसलिए हैड प्लस बीन आया है, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को सोल्व करता है तो वो डायरेक्ट हैड सोल्व हो सकता है, ही हैड सोल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि ही हैड, क्योंकि उसने सोल्व किया, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हैड बीन सोल्व। तो उसके बाद स्ट्रक्चर होता है वुड हैव, देखिए वुड हैव आ गया, ये स्ट्रक्चर होता है,
मैं आगे बताऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस का ये क्वेश्चन है। जब कंडीशनल सेंटेंसेस में एक चैप्टर लेके आऊँगा तो वहाँ डिटेल बताऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंस में कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं, किस किस एग्जाम में किस पैटर्न पे होते हैं, सब मैं डिटेल बताऊंगा आगे। फिलहाल ये जाने कि इफ़ या सपोजिंग, इफ़ प्लस हैड आ गया तो उसके बाद वुड हैव होता है, ये स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इसको देखिए कि सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सोल्व व्हाट वुड यू हैव डन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सपोजिंग के साथ इफ़ का यूज नहीं करते हैं या फिर इफ़ के साथ सपोजिंग का यूज नहीं करते हैं। दोनों का मतलब होता है मानना। इंसान बोलता है अगर वह, मीन्स मान रहा है, अगर वह चिड़िया होता, हालांकि है नहीं चिड़िया, मान लिया कि चिड़िया, तो ये कल्पना हुआ, मानने वाली बात है। तो इफ़ मीन्स मान रहा है, और सपोज का मतलब होता है, इंसान बोलता है सपोज दैट, मीन्स मान लीजिए कि, तो दोनों का मतलब मानना होता है। तो एक सेंटेंस में 2 बार क्यों मानिएगा आप, या तो सपोज बोलिए या तो फिर इफ़ बोलिए, ठीक। तो यहाँ एरर ए पार्ट हो जाएगा। आप यहाँ सपोज का यूज कीजिए, इफ़ को हटा दीजिए, इफ़ का यूज कीजिए, सपोज को हटा दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं इसको देख लीजिएगा। आप इस पैटर्न पर हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर एक एग्जाम में। देखिए अनलेस, क्योंकि जितना मैंने ये क्वेश्चन करा हूँ सब एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको रट लीजिएगा, देख लीजिएगा। अनलेस, देखिए अनलेस यू डू नॉट गो थ्रू योर बुक्स, जब तक कि आप अपने किताब को नहीं पढ़ते हैं, यू कांट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन में पास नहीं करेंगे। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पास नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए एक वर्ड है गो थ्रू, फ्रेजल वर्ड। गो थ्रू का मतलब होता है क्या, रीड होता है। गो थ्रू का मतलब होता है रीड, पढ़ना। कोई बोलता है रीड अ बुक या गो थ्रू द बुक। गो थ्रू का मतलब रीड बुक्स, किताब पढ़ना, यहाँ गो थ्रू लगा है, फ्रेजल वर्ड पे यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक होता है गेट थ्रू, ये गो थ्रू था, ये गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब पास, पास द एग्जामिनेशन, मीन्स एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, गो थ्रू मीन्स रीड होता है, गेट थ्रू मीन्स पास होता है। ओके, अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। अनलेस, देखिए ये यूज़ बहुत बार मैंने बताया है कि अनलेस अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। अनलेस और अनटिल, हार्डली, स्कैर्सली, ये सब वर्ड जो आ जाए किसी सेंटेंस में तो समझिए कि ये सेंटेंस निगेटिव है, और उसके बाद कोई वर्ड निगेटिव दिया है तो समझिए कि एरर वहीं पे है, एरर वहीं पे है। जैसे अनलेस यू डू नॉट, अब देखिए नॉट लगा दिया, हम नॉट का यूज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया कि अनलेस अपने आप में एक निगेटिव है, जब तक कि नहीं, इसका हिंदी होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, तो नहीं आ गया तो फिर नहीं क्यों, इसके नॉट मीन्स नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो पार्ट ए में एरर हो जाएगा। अनलेस जब भी आप बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, कंपटीशन बैठते हैं, अनलेस दिख गया तो उसके बाद नॉट आप यूज नहीं कर सकते हैं सेंटेंस में, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट बोले कि अनलेस यू गो थ्रू योर बुक्स यू कांट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, अगला सेंटेंस में नॉट लगा सकते हैं। ये तो नॉट इसके लिए नहीं है, अनलेस के लिए, ये यू के लिए है। ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, जो इसके बगल में होते हैं, इससे जो स्टार्ट होते हैं, अनलेस यू गो डू नॉट, तो ये इस सेंटेंस के लिए है, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए। बाकी अगला सेंटेंस, यहाँ तो सेंटेंस बदल गया, यू सब्जेक्ट आ गया, ये तो इसके लिए नॉट है, लेकिन ये नॉट इसके लिए, तो इसके लिए नॉट यूज नहीं होगा, नेवर, कभी नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। और ये जो वर्ड होते हैं अनलेस होते हैं, एक होते हैं अनटिल होते हैं, हार्डली होते हैं, हार्डली होते हैं, एक होता है स्कैर्सली, स्कैर्सली होते हैं। तो ये सब यदि वर्ड आ जाए तो समझिएगा इसके बाद निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, नॉट उस सेंटेंस में नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। ओके, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 को ध्यान से देखेंगे। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन कराया, ऑल आ गया सेंटेंसेस में, देखिए ऑल आ गया। आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, ऑल मीन्स सब। देखिए ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, मेंबर में एस लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर वर्किंग ऑन, वर्किंग ऑन काम कर रहे हैं, मतलब कि
परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? द सम ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट, बहुत अच्छे पोजीशन पे है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो अब बताइए कि इसमें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहाँ है या किस पार्ट में एरर है। ध्यान दीजिएगा, ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, इस टर्म को देखिएगा, फैमिली मेम्बर्स नहीं होता है, लोग तो बोल देता है और वही हम लोग सुनते हैं, वही बोलते हैं, जबकि गलत हम लोग सुनते हैं और गलत भी बोलते हैं। ठीक है, राइट एक्सप्रेशंस क्या होगा? तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, ये तो शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं। फैमिली मेंबर्स कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली का यूज करेंगे। उसके बाद आर, जब ऑल है प्लूरल है तो आर ही तो होगा, इज नहीं होगा। आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द, एक और स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से, सम ऑफ द, एनी ऑफ द, ऑल ऑफ द, ये ऑफ द जो आता है ना, ऑफ द, ये उसके बाद जो नाउन आता है उसके बाद वो हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे देखिए प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, पोस्ट है, पोस्ट नाउन है, तो नाउन में एस लगा है, पोस्ट क्यों लगा है? क्योंकि सम ऑफ द, एनी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ये ऑफ द जो आता है ना, ये ऑफ द, इसके बाद प्लस प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। देखिए नाउन है प्लूरल है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने बताया है पार्ट ए में एरर है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। व्हेन ही लेंट मी, लेंट मीन्स उधार देना, लेंट मीन्स उधार देना, एल देखिए लेंट मीन्स होता है उधार देना, LEND, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, लेंट का होता है लेंट और लेंट, उधार दिया, इसका मतलब बात पास्ट की हो रही है। लेंड प्रेजेंट है, पास्ट है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये ध्यान दीजिएगा। लेंड, व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स, उसने मुझे कुछ किताबें दी हैं, सम बुक्स, ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, किताब तो दे दी है, लेकिन ये भी बात वो बोले, मान लीजिए हम दोस्त से किताब मांगते हैं कि दोस्त किताब दो, तो दोस्त बोला कि ठीक है इस मंथ के लास्ट तक तुम इस किताब को हमको रिटर्न कर देना, हमको भी पढ़ना है, ठीक है, ये होता है हम तो व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक, ध्यान दीजिएगा, रिटर्न और देखिए बैक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब आप रिटर्न कर ही दिए तो फिर बैक क्यों किए? रिटर्न मीन्स होता ही है कम बैक, उसको आप किसी से लिए थे और उसको जाके दोबारा आप दे रहे हैं, मीन्स रिटर्न कर रहे हैं। वर्ड में लग गया री, रिटर्न, रीबर्थ, पुनर्जन्म, रीबर्थ, रिट्रीट, और फिर होता है रिम्बर्स, रिम्बर्स होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षति हो गया उसकी पूर्ति कर रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं, तो रिम्बर्स हो गया है। री लगा हुआ है, वर्ड में री लगा है, वर्ड में देखिए रीबर्थ, री लगा है, यहाँ रिटर्न री लगा है, तो री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब होता है अगेन, पुनः, री मीन्स होता है अगेन, पुनः। तो रिटर्न जब कर रहे हैं तो फिर बैक क्यों कर रहे हैं? बैक गलत हो जाएगा, मैंने बताया था, उस वीडियो को जाके देखिएगा। रिटर्न, रिटर्न या सॉरी रिटर्न या रिटर्न बोलिए या फिर कम बैक बोलिए। रिटर्न का मतलब कम बैक, जैसे मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली से मुझे लौटना है, तो रिटर्न, दिल्ली से मैं रिटर्न हो जाऊँगा या कम बैक हो जाऊँगा। रिटर्न मीन्स कम बैक हो जाना, दोनों का देखिए मीनिंग सेम है, रिटर्न और कम बैक, लेकिन रिटर्न जहाँ यूज करेंगे वहाँ हर जगह कम बैक का यूज नहीं करेंगे। आने जाने के सिलसिला में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे दिल्ली गए, दिल्ली से आए तो वो तो रिटर्न हो गया, वो कम बैक हो सकता है क्योंकि गए हैं और आना है तो कम बैक हो गया, लेकिन यहाँ कम बैक नहीं होगा। अब कोई सोचेगा क्या रिटर्न के बदले कम बैक भी तो बोल सकते हैं कि रिटर्न हटा के कम बैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने आने की बात नहीं हो रही है। किताब यहाँ लौटाने की बात है, किताब कैसे आएगा जाएगा, वो तो लौटाएगा देगा हमको,
तो इसलिए यहाँ पे कम बैक नहीं होता है। मीनिंग तो सेम है कि रिटर्न और कम बैक, बट रिटर्न जहाँ यूज करेंगे वहाँ कम बैक नहीं करते। जाने आने के सिलसिला में हम केवल कम बैक करते हैं। कहीं से आप रिटर्न हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तब कम बैक बोलेंगे। वैसे बैक को ही यहाँ हटा देंगे, ये ना कि रिटर्न हटा के कम बैक कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ रिटर्न होगा बट बैक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, किसी मंथ के अंत तक या सप्ताह के अंत तक या कभी भी किसी चीज़ के अंत तक दिया है टाइम, तो बाई द एंड होता है, बाई द एंड ऑफ द मंथ, ये बाई होता है, बाई द एंड। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। लिमिटेड क्वेश्चन ही करेंगे बट बहुत डिटेल में करेंगे। लिमिटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर लें, कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट पर हम लोग को वर्क करना है कि 10 ही क्वेश्चन हो, उसी में से और 20-30 निकाल लेंगे कॉन्सेप्ट, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही डिनाइड। देखिए ध्यान दीजिए, ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑकरेंस। ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑकरेंस। देखिए क्या है क्वेश्चन। ही डिनाइड, डिनाइड मीन्स इनकार करना, मना कर दिया। ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन इंसिडेंस, कोई घटना घटी, उस घटना के स्पॉट पे, स्थल पे, उस जगह पे वो प्रेजेंट नहीं था। ही वाज नॉट प्रेजेंट, वो उपस्थित नहीं था। जब वो इनकार कर दिया इस बात से, वो मना कर दिया, वो डिनाइड कि वो मतलब उपस्थित नहीं था वहाँ पे, ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर। तो डायरेक्ट डिनाइड का मतलब ही होता है कि नहीं, प्रेजेंट नहीं था। डिनाइड इनकार कर दिया, तो फिर अब नॉट क्यों यूज़ करेंगे, नॉट हटा देंगे, यहाँ बी में एरर हो जाएगा, क्योंकि डिनाइड खुद में एक निगेटिव वर्ड है। मना कर दिया, डिनाइड इनकार कर दिया, तो वहाँ उसके बाद हम लोग निगेटिव इस टाइप के भी सेंटेंस नहीं करते हैं। डायरेक्ट बोले कि ही डिनाइड दैट ही वाज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑकरेंस, ठीक है, ये बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, टीचर से रिक्वेस्ट किया, कौन, स्टूडेंट। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, क्या किया, टू रिपीट। 2 + V1 होता है, मैंने बार बार बताया है, बहुत बार, 2 + V1। कुछ ही ऐसे कंडीशन होते हैं जबकि 2 + V1 नहीं होते हैं, वो हमारा इन्फिनिटी जीरेंट पार्टिसिपल का एक चैप्टर है, उसमें मैं बताऊंगा। हालांकि एरर डिटेक्शन मैंने करा रहा था, वहाँ पे हल्का सा बताया था कि वो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू, वहाँ टू लगा है, फिर भी वहाँ पे भर में ING लगेगा, क्योंकि वहाँ पे टू नहीं है, विथ ए व्यू टू एक साथ है, विथ अ व्यू टू। देखने में लगेगा कि टू अलग है, बट टू अलग नहीं है, विथ ए व्यू टू एक में है। तो उस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ करते हैं, ING फॉर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ देखिए टू के पहले कोई वर्ड नहीं है, तो नाउन है ऑलरेडी। ये तो टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर है, नॉर्मली सेंटेंसेस है, ठीक है। 2 + V1 रिपीट द क्वेश्चन अगेन, मतलब स्टूडेंट जो है टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको एक बार और इस क्वेश्चन को बता दीजिए। बहुत बार हम लोग के साथ होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता, टीचर पढ़ाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सर इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दीजिए, मीन्स फिर से हमको बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। तो इस टाइप के सेंटेंस में होता है कि रिपीट। देखिए मैंने बताया री लग गया, रिपीट, रीबर्थ, रिटीरीट, री वाले वर्ड रिवर्स, क्षतिपूर्ति। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अपने आप में एक रिपीट होता है, दोबारा होता है, पुनः होता है, अगेन होता है। तो फिर अगेन हम लोग यूज़ क्यों करेंगे, गलत हो जाएगा। तो इस पार्ट में एरर है, पार्ट डी में एरर है, पार्ट डी में एरर है। डायरेक्ट बोलिए द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन, बस यहीं एंड हो गया, क्वेश्चन में ही एंड हो गया, यहीं पे फुल स्टॉप। अब आगे अगेन मत बोलिए। जबकि लोग बोलते हैं सर रिपीट द क्वेश्चन अगेन, रिपीट द क्वेश्चन अगेन, जब रिपीट कर ही दिए तो फिर अगेन क्यों बोलेंगे, गलत हो जाएगा। ये इसलिए यूज करते हैं कि गलत हम लोग बोलते हैं, गलत सुनते हैं, दूसरा से जो सुनेंगे वही तो हम भी बोलेंगे, वही बात है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस टाइप के सेंटेंस पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रिंसिपल फॉरबिड, देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिड प्रेजेंट फॉर्म है, इसी का पास्ट फॉर्म है, मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म है फॉरबिड, फॉरबिड 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 होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल फॉरबिड मीन्स मना किए द स्टूडेंट नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। द प्रिंसिपल फॉरबिड, मना के पास्ट की बात, स्टूडेंट नॉट टू, देखिए फॉरबिड जब मना कर दिए कि वहाँ नहीं जाना है तो मना कर दिए कि नहीं जाना है, तो फॉरबिड जब हो ही गया तो फिर टू नॉट क्यों यूज करेंगे, नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट, मतलब कहीं स्टेज पे प्रदर्शन करना हो, चाहे कहीं मतलब कहीं भी जाने आने के लिए स्टेज पे, मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेट अपने आप को करने के लिए, इस सब चीज़ के लिए मना करने के लिए जब फॉरवर्ड कर दिए तो फिर यहाँ नॉट क्यों यूज़ करेंगे, तो यहाँ पार्ट बी में एरर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंसेस मैंने बताया है, हार्डली हो, स्कैर्सली हो, अनलेस हो, अनटिल हो, फॉरबिड हो, प्रिवेंट हो, ये सब कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद नॉट का यूज कभी नहीं करते हैं, वो सेंटेंस गलत माना जाता है। और ये भी सेंटेंस लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड और उसके बाद नॉट भी लगा के बोल देते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी बोलते हैं तो गलत बोल देते हैं लोग, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोई बोलता है भी वहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि सही बोल रहा है बंदा या गलत बोल रहा है। द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू स्टेज वॉकआउट डायरेक्ट हो जाएगा, नॉट यहाँ से हटा दीजिएगा। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन रहा, और अगले सेशन में हम लोग इसको और आगे क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 3 लेके मैं आऊँगा और उस पर डिटेल में हम लोग फिर पढ़ेंगे। इस पर 2-3 लेक्चर मैं देने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का 3-4 वीडियो मैं डालूंगा, एक तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, वर्ड थे, और उसी को हम लोग सेंटेंस में यदि इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको देख लीजिएगा, और अगले सेशन में पार्ट 3-4 जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं लेके आऊँगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।